हेलो एवरीवन। आज अपन यहाँ पीछे वीडियो में अपन बात करके आए हैं सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्वों के इन बिंदुओं के आधार पर, जिसमें अपन ने जिंक, मैग्नीज, आयरन और कॉपर के बारे में बात की थी। आज अपन यहाँ बात करेंगे मोलिब्डेनम, क्लोरीन, बोरोन और निकेल के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं अपन मोलिब्डेनम से। MO इसका सांकेतिक और मोलिब्डेनम इसको लिखा जाता है। अब बात करते हैं इसके पहले पॉइंट अवशोषण के स्वरूप की। तो ये मृदा के द्वारा पौधों के मोलिब्डेट कौन से आयनों के रूप में अवशोषित किया जाता है? मोलिब्डेट आयनों के रूप में अवशोषित किया जाता है, जिसको आप इस प्रकार से दर्शा सकते हो, ये मोलिब्डेट आयन। अब इसके बाद में इसका जो दूसरा बिंदु है कार्य, महत्व या घटक की अगर अपन बात करें तो जो मोलिब्डेनम है ये सबसे इम्पोर्टेंट कार्य जो है इसका वो है नाइट्रोजन उपापचय, यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन के द्वारा अन्य जितने भी कोई भी चीज़ें बनाई जाती हैं तो नाइट्रोजन उपापचय से संबंधित जितनी भी क्रियाएं हैं उसमें ये सक्रिय रूप से भाग लेता है। इसके अतिरिक्त पादपों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो प्रक्रिया है उसमें भाग लेने वाले एंजाइम हैं, जिसमें से एक का नाम है नाइट्रोजिनेज और दूसरे का नाम है नाइट्रेट रिडक्टेज। एंजाइम का नाम है नाइट्रेट रिडक्टेज। इन दोनों एंजाइमों के सक्रियक के रूप में, किसके रूप में? सक्रियक के रूप में मोलिब्डेनम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस प्रकार ये मुख्य रूप से नाइट्रोजन उपापचय से संबंधित है। अब बात करें इसकी कमी के प्रभाव की, तो सीधी सी बात है नाइट्रोजन की कमी का सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है क्लोरोफिल के संश्लेषण पे। और जैसे ही क्लोरोफिल की कमी होगी तो इसका जो पहला लक्षण है वो आता है क्लोरोसिस, यानी कि हरिमाहीनता। क्या आता है? हरिमाहीनता। दूसरा, सेल डिवीजन की प्रक्रिया को ये इनहिबिट करता है, या इनकी इसकी जो कोशिका विभाजन की जो दर है वो इसकी कमी के कारण कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त नाइट्रोजन के साथ साथ इसके द्वारा एक महत्वपूर्ण लक्षण दर्शाया जाता है जिसके अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि इसकी कमी से पादपों में जो पुष्पन की प्रक्रिया है वो काफ़ी देरी से होती है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो पुष्पन है वो देर या लेट निकलते हैं पुष्प। और इसके अतिरिक्त पर्ण, यानी कि पत्तियों की जो आकृति है वो यहाँ पर मोलिब्डेनम की कमी के कारण पत्तियाँ कैसी हो जाती हैं? विकृत हो जाती हैं। अब इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट जो है वो है अपना क्लोरीन। क्लोरीन के अवशोषण स्वरूप की अगर अपन बात करें तो यहाँ ये क्लोराइड आयन किसके रूप में अवशोषित किया जाता है? क्लोराइड आयन के रूप में अवशोषित किया जाता है, जिसको आप Cl- के रूप में दर्शाते हैं। अब अगर अपन बात करें कार्य, महत्व या घटक की, तो ये मैग्नीज, जहाँ अपन ने पता कि आपको बताया था कि मैग्नीज जो है मैग्नस आयनों के रूप में अवशोषित किया जाता है। जो मैग्नीज है प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल के प्रकाशिक अपघटन की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो क्लोरीन जो है वो मैग्नीज के साथ मिलकर के जल के प्रकाशिक अपघटन यानी कि स्प्लिटिंग ऑफ H2O को जेनेट करता है, जिसकी वजह से वातावरण में क्या मुक्त की जाती है? ऑक्सीजन मुक्त की जाती है। इसके अलावा क्लोराइड जो है वो सोडियम और पोटेशियम जैसे धनायनों के साथ मिलकर के कोशिका का जो आंतरिक वातावरण है उसमें पॉजिटिव और जो नेगेटिव आयन्स हैं, यानी कि जो एनायन और जो कैटायन्स हैं उनके बैलेंस को मेंटेन करता है। इसके साथ साथ यह कोशिका की परासरणीय सांद्रता या परासरणीय विभव को मेंटेन करने में सहायता प्रदान करता है। इसके बाद में एक जो अगर इसकी कमियों की अगर अपन बात करें तो जो क्लोराइड या जो क्लोरीन जो है उसकी अगर कमी हो जाती है तो पौधों में मूल रूप से हरिमाहीनता यानी कि क्लोरोसिस, इसके अलावा पौधों में ऊतक क्षयी क्षेत्र यानी कि नेक्रोसिस देखने को मिलता है। और साथ ही साथ पादपों में क्लोराइड की या क्लोरीन की जो कमी है उसकी वजह से फल निर्माण यानी कि फल निर्माण की जो संख्या है वो काफ़ी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और इस प्रकार जो क्लोराइड आयन है उनके द्वारा मूल रूप से पौधों में हरिमाहीनता, ऊतकक्षयी क्षेत्रों की उपस्थिति और फलों के निर्माण की जो संख्या है उसमें कमी देखने को मिलती है। बाद में आता है अपना बोरोन।
तो बोरोन की अगर अपन बात करें, बी से इसको दर्शाते हैं, और अवशोषण के स्वरूप की अगर अपन बात करते हैं इसके पहले बिंदु के रूप में, तो ये बोरेट आयनों के रूप में अवशोषित होता है। और बोरेट आयन को अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं BO3-3 और B4O7-2। तो बोरोन जो है उसके अवशोषण का स्वरूप क्या हुआ? बोरेट। आप याद रखें नाम बोरेट। अब बात आती है कार्य, महत्व और घटक के रूप में। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका मेन कार्य, राजस्थान बोर्ड के जो पुरानी पुस्तकें चलती थी उसमें 1-2 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, पराग कणों के अंकुरण के लिए उत्तरदायी खनिज पोषक तत्व का नाम बताइए। तो पराग कणों का अंकुरण कौन सा कार्य हो गया इसका? बोरोन जो है वो वर्तिकाग्र पर होने वाले जो पराग कणों के अंकुरण है उसको प्रेरित करने के लिए क्या होती है? उत्तरदायी होती है। इसके अलावा कोशिका झिल्ली के सही रूप से क्रियात्मक रूप से कार्य करने में भी ये सहायता प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में भी ये अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से काम करती है। और इसका जो एक महत्वपूर्ण कार्य है वो है कार्बोहाइड्रेट का ट्रांसपोर्ट, यानी कि जो शर्करा है जिसे हम कह सकते हैं भोजन के बाद में बनने वाली जो शर्करा है उसके स्थानांतरण, यानी कि पादप के विभिन्न भागों में उसका जो ट्रांसलोकेशन की जो प्रोसेस है उसमें बोरोन जो है वो महत्वपूर्ण खनिज पोषक तत्व के रूप में क्या करता है? कार्य करता है। अब अगर इसकी कमी के प्रभावों की अगर अपन बात करते हैं, यानी कि जो बोरोन है उसके कमी के प्रभावों की अगर अपन बात करें, तो बोरोन की कमी के कारण पौधों में जो पत्तियां हैं मोटी, मांसल और काफ़ी गहरी हरे रंग की दिखाई देने लग जाती हैं। और साथ ही साथ इसकी कमी से, यानी कि बोरोन की कमी से जो महत्वपूर्ण कमी का प्रभाव आता है वो क्या आता है कि पादप में पुष्पों की संख्या, यानी कि पुष्पों की जो संख्या है वो काफ़ी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अब बोरोन के बाद में नंबर आता है निकेल, जो कि अपना अंतिम या जिसे हम कह सकते हैं 17वें खनिज पोषक तत्व के रूप में लिखा हुआ है। यहाँ जो काउंटिंग है अपन ने पिछले वीडियो के अनुसार थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, 15, 16, 17 जो अपन ने कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन रखे हैं। वास्तविक तौर पे अंतिम जो 17वां खनिज पोषक तत्व जो खोजा गया है वो कौन सा है? निकेल। और यदि इसके खोजकर्ता का नाम एग्जाम में इसके खोजकर्ता का नाम जरूर पूछा गया है। खोजकर्ता हैं डाल्टन एट ऑल, यानी कि डाल्टन और उनके सहयोगी। उन्होंने पौधे में, यानी कि पौधों में यूरिएज जो एंजाइम है, कौन सा एंजाइम है? यूरिएज जो एंजाइम है उसके घटक के रूप में इसको खोजा है। और वैज्ञानिक मानते हैं कि जो निकेल है इसके अवशोषण के स्वरूप की अगर अपन बात करें तो ये Na++ के रूप में, प्रोबेबली कंफर्म नहीं है लेकिन संभवतः Na++ के रूप में पौधों के द्वारा अवशोषित किया जाता है। अभी वर्तमान स्थिति में अगर अपन बात करें जो अपने NCERT की बुक्स वगैरह हैं उनमें क्लियरली इसके कुछ विशेष प्रकार के जो कार्य, महत्व या घटक हैं या जो कमी के प्रभाव उनके बारे में कोई विशेष चर्चा नहीं की गई है। लेकिन इन सब चीज़ों के अलावा भी 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे कि एक तो मैंने लिखा है यहाँ पे मोबिलाइज्ड और एक लिखा है मैंने इमोबिलाइज्ड। अब मोबिलाइज और इमोबिलाइज को अपन ये लिख सकते हैं कि गतिशील खनिज पोषक तत्व और अगतिशील खनिज पोषक तत्व। गतिशील और अगतिशील खनिज पोषक तत्वों से सीधा सीधा तात्पर्य ये होता है कि सपोज कीजिए एक पादप के किसी नए तरुण भाग में यदि किसी पर्टिकुलर खनिज पोषक तत्व की कमी होती है तो उस खनिज पोषक तत्व की पूर्ति किसी पुराने भाग से कर दी जाती है। अगर ऐसी स्थिति में जो खनिज पोषक तत्व पुराने भाग से नए भाग में जा सकता है या मान लीजिए नए भाग में ज़्यादा हो तो किसी दूसरे भाग में जा सकता है, उनको अपन लिखते हैं गतिशील। और जो नहीं है, जो ऐसी प्रोसेस नहीं दर्शा सकते उनको लिखते हैं अपन अगतिशील। तो जो मोबिलाइज यानी कि जो गतिशील खनिज पोषक तत्व हैं उनके कमी के जो लक्षण हैं, यानी कि इनकी जो कमी के लक्षण हैं वो पौधे के ओल्डर पार्ट में यानी कि पुराने भागों में सबसे पहले देखने को मिलते हैं। और इसके अंतर्गत मूल रूप से जो रखे गए हैं नाइट्रोजन, इसके अलावा आपका पोटेशियम और इसके साथ में मैग्नीशियम, ये 3 जो है मोबिलाइज्ड के अंतर्गत रखे गए हैं। और यदि हम यहाँ बात करें इमोबिलाइज्ड यानी कि जो अगतिशील हैं, अर्थात जिनका मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, अगर पादप की मृत्यु होती है तो वो वहीं के वहीं ही पाए जाते हैं या नए भागों में आवश्यकता होने पर उनको स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। उनके एग्जाम्पल हैं जैसे कि सल्फर हुआ, आपके कैल्शियम हुआ, ये सब। अब इसके बाद में बात करते हैं नेक्रोसिस। ये कुछ लक्षण हैं जिनके बारे में अभी अपन ने यहाँ बात की है। नेक्रोसिस का मतलब होता है ऊतक क्षयी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? ऊतक क्षयी।
क्लोरोसिस का मतलब होता है हरिमाहीनता। यहाँ कोशिका विभाजन को निरुद्ध या कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को रोकने वाले। और फ्लावरिंग डिले का मतलब होता है जिसकी वजह से पुष्पन क्या हो जाए, देरी से हो। तो ये 4 ऐसे मुख्य लक्षण हैं जो इन विभिन्न प्रकार के खनिज पोषक तत्वों की कमी की वजह से अपने को देखने को मिलते हैं। तो यदि हम बात करें नेक्रोसिस की, तो नेक्रोसिस की जो कमी है ये पोटेशियम के साथ साथ में मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर के द्वारा देखने को मिलती है। यानी कि ऊतक क्षयी क्षेत्र आप इनको अध्ययन करेंगे तब आपको पता लगेगा कि पोटेशियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, कैल्शियम हुआ, सल्फर हुआ, इनकी वजह से पौधों में ऊतक क्षयी क्षेत्र देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यदि हम हरिमाहीनता की अगर अपन बात करें तो नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इसके अलावा मोलिब्डेनम, आयरन, ये ऐसे खनिज पोषक तत्व हैं जिनकी वजह से हरिमाहीनता अपने को देखने को मिलती है। इसके अलावा सेल डिवीजन को इनहिबिट करने वाले, यानी कि जो जिसकी वजह से कोशिका जो विभाजन की प्रक्रिया है वो निरुद्ध होती है, उसकी दर कम हो जाती है, उसमें मूल रूप से नाइट्रोजन है, पोटेशियम है और मोलिब्डेनम है। और इसके साथ साथ में यहाँ पर एक सल्फर भी रखा गया है। फ्लावरिंग डिले की अगर अपन बात करें तो इसमें मूल रूप से नाइट्रोजन और इसके अलावा एक अपना मोलिब्डेनम और एक मुख्य रूप से सल्फर। तो कंपटीशन एग्जाम में आपसे इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित खनिज पोषक तत्वों का वो कौन सा समूह है जिनके द्वारा पौधों में पुष्पन देरी से होता है। तो आपको ग्रुप में बहुत सारे लिखे हुए मिलेंगे, लेकिन जिस ग्रुप में नाइट्रोजन, मोलिब्डेनम और सल्फर तीनों हो तो आपका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, मोलिब्डेनम और सल्फर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देते हैं, तो इनको आप याद रखें। तो इसके साथ अपना जो खनिज पोषक तत्वों के अवशोषण का स्वरूप, कार्य, महत्व, घटक और कमी के प्रभाव का जो पोर्शन था वो यहाँ हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद में एक लास्ट वीडियो जो इस चैप्टर से रिलेटेड बनाएंगे अपन, उसमें इनके अवशोषण की क्रियाविधि के बारे में बात करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।